नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइएगा एक ऐसे सेगमेंट पे आज बात की जो स्टार्टिंग है कर लेते हैं जहाँ पर यूपीएससी की जर्नी में उसका महत्वपूर्ण योगदान है सिलेबस के बारे में। जैसा कि ज्ञात है कि सबसे पहला अगर आपके अंदर जो वाय है कि आप करना क्यों चाहते हैं अगर वो क्लियर है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है कि सिलेबस को समझें कैसे। इतना व्यापक सिलेबस होने के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस के इस तरह से इंटरलिंक कैसे करें, या फिर जीएस 1 जीएस 2 ऐसे ऑप्शनल बाकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में किस तरह से तैयार करें, ये बहुत बड़ी गंभीर तैयारी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं लेकिन सिलेबस को समझते ही नहीं है कि हमें किस चीज़ पर कितना ध्यान देना है, फोकस कैसे कैसे करना है, रिसोर्स कैसे पढ़ने, ये बहुत बड़ा गंभीर सेगमेंट बन जाता है। तो आइएगा इस सीरीज को लेके चलते हैं। यदि ये सीरीज आपको पसंद आती तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में यहाँ पार्ट नंबर 1 लेके आ चुके हैं। अब एक दिन में सिलेबस को समझना मुश्किल काम है। यदि विद्यार्थी सुबह शाम तक बैठा रहे तब भी समझ में उसे नहीं आ पाएगा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आधे घंटे में सबको समझा दूंगा। तो यह हम पार्ट बाई पार्ट करके समझेंगे और देखना कि इस तरीके सिलेबस को समझेंगे कि आप अगर एक बार उसको समझ जाते हैं, अखबार पढ़ें या फिर कोई न्यूज़पेपर के अलावा कोई अन्य मैगजीन वगैरह पढ़ें या ऑथेंटिक बुक पढ़ें, तो आप वहाँ से इंटरलिंक कर पाएंगे चीज़ों को डायरेक्टली हिट कैसे करें। तो चलिएगा जर्नी को एक बार हम लोग यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा, जान लीजिएगा सिलेबस को समझते कैसे हैं। अगर आप यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कर दिए हैं तो उससे सबसे बेस्ट जो सेगमेंट है जहां पर विद्यार्थी को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्यों? यदि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी, आपके सिलेबस को समझने का तरीका बेस्ट होगा, तो ये मान के चलें कि आप बार बार बीच में डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, आपकी प्लानिंग भी बेस्ट होगी, आपकी स्टडी भी बेस्ट होगी और साथ में आपका रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी बेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग देखा जाए सिलेबस को कई पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप चाहते हैं इसको पूरा देखने के बाद कमेंट करिएगा कि सर वाकई में हमने एक टॉपिक को समझने का प्रयास किया है, और आपको बहुत इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा। सपोज अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में जीएस पेपर 1 जिसको सामान्य धन का फर्स्ट पेपर, और जीएस पेपर 2 जिसको हम लोग सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट के नाम से जानते हैं, तो समझेंगे कि जीएस फर्स्ट पेपर में जो सेगमेंट है 7 से 8 टॉपिकों में जो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे सिलेबस, उसको वन बाई वन कर कैसे समझें ये ध्यान रखना। इसके लिए भी मैं आपके सामने 4 से 5 वीडियो लेके आऊँगा। फिर आप अगर मेंस में जाएंगे तो मेंस में पूरे डाटा को समझेंगे वन बाई वन कर कर। जैसे सबसे पहले हम लोग एसए के सिलेबस को भी समझेंगे, क्या उसका सिलेबस है या नहीं है, उसकी तैयारी कैसे की जाए कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। साथ में अगर जीएस फर्स्ट पेपर की बात करें, जीएस सेकंड पेपर की बात करें, तो जीएस थर्ड पेपर की बात करें, जीएस 4 पेपर की बात करें, तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का पार्ट है, इसके साथ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, एंड यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट और यहाँ सोसाइटी का पार्ट। यानी कुल मिला के इस वीडियो को जीएस फर्स्ट पेपर को अब हम इंडिविजुअल समझने का प्रयास करेंगे कि जीएस फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे कैसे रेडी करें। अगर यहाँ जीएस 2 में जाएंगे तो कैसे करें, जीएस 3 में जाएंगे तो कैसे करें, अगर जीएस 2 में जाएंगे तो हम पॉलिटी कैसे रेडी करें, कंस्टिट्यूशन कैसे रेडी करें, जस्टिस कैसे रेडी करें, गवर्नेंस कैसे रेडी करें, आईआर कैसे रेडी करें, ये इसके लिए 4 से 5 सेगमेंट में लेके आऊंगा और व्यापक तरीके से चर्चा करेंगे। आपको आज देख के इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि वाकई में सिलेबस को ऐसे पढ़ना चाहिए। एंड जीएस 3 की बात करेंगे तो वहाँ भी इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये सारे पार्ट हम कैसे कवर करेंगे ये देखने को यहाँ मिल जाएगा। जीएस 4 में हम लोग एथिक्स को या बाकी जितने भी केस स्टडी कैसे टैकल करें, हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कंपलसरी जो पेपर होते हैं उन लैंग्वेज के पेपर की भी मैं बात करूंगा कि उनको रेडी कैसे करें। तो ये पूरी जर्नी जो है अब आपके सिलेबस की पर डे आपको शाम को 5:30 बजे वीडियो मिला करेगी, जहां आज पार्ट 1 आ रहा है, कल पार्ट 2 आएगा, कहाँ पार्ट 3 आएगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो को एनालाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो मैं श्योर बोल सकता हूं कि आप तैयारी का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बना पाएंगे। आइएगा आज की जर्नी को हम जीएस 1 के साथ लेके चलते हैं, तो समझते हैं जीएस 1 का सिलेबस क्या है। उसके आधार पर आज हम एक टॉपिक की फिल्म बनाते हैं और जानते हैं कि कैसे कहानी को समझना चाहिए। अगर प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में देखा जाए तो जीएस 1 जिसको सामान्य अध्ययन पेपर कहते हैं, वहाँ पे आप जानते हैं सिक्योर तरीके से 100 क्वेश्चन आते हैं। वहाँ क्वालिफाइंग कितने क्वेश्चन करने चाहिए, सारी बातें करेंगे मस्ती के साथ। यहाँ पे आपके सामने देखा जाए तो सामान्यतः 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6 यानी 7 पॉइंटों में प्रीलिम्स के सिलेबस को डिफाइन किया है। क्या ये सिलेबस है? ये तो सब्जेक्ट के नाम है। क्या सब्जेक्ट के नाम सिलेबस होता है क्या? ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। सीसेट की चर्चा भी बाद में करेंगे। इसको व्यापक तरीके से समझ इसलिए लेते हैं। पहले टॉपिक में क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। अब ये घटनाएं कहाँ से पूछी जाती हैं, इनका प्रत्येक वर्ष वेटेज कैसा रहता है, 2024 को, 25 को, 26 को मानक मानते हुए अब इसको रेडी कैसे करना है, सारी बातें हम लोग प्यार मोहब्बत से करेंगे, राइट।
एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत के इतिहास में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या अंतर है, वहां से प्रश्न कैसे आते हैं, वहां से वह कैसे प्रश्न आते हैं, कितने कितने प्रश्न आते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, किन किन सेगमेंट ऐसे हैं जहां जहां टॉपिक से प्रश्न आते हैं, उनको रेडी कैसे करें, ये भी हम जानेंगे। तीसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व, भारत भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल, सामाजिक या आर्थिक भूगोल के बारे में कहां से प्रश्न आते हैं, ये भी हम जानेंगे। यानी हम ही कह सकते हैं इस प्रीलिम्स के सिलेबस को मैं आपके सामने 7 वीडियो के अंतर्गत बोलेंगे। सर बड़ा खतरनाक तरीका है सर। बिल्कुल डेफिनेटली, आप जब तक आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपका ड्रीम क्लियर है, आपका एम क्लियर है, लेकिन सिलेबस क्लियर नहीं है, कितना गंभीर विषय है। सिलेबस पर पकड़ बनाने के लिए जरूरी है उसके की पॉइंटों को मैक्रो माइक्रो फॉर्मेट में उसको रेडी करना मजबूरी है आप लोगों की भी। और यहाँ पे 4 नंबर का क्या है, तो यदि इसी तरीके से हम 6 से 5 से 6 वीडियो में इस प्रीलिम्स के सिलेबस को पूरा डिफाइन करेंगे, हमें कैसे रेडी करना चाहिए, फिर मेंस करेंगे, फिर यहाँ पे ही करेंगे। तो ये अगर सीरीज आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करिए कि आप इस सीरीज को चाहते हैं, तो हम कंप्लीट सिलेबस की सीरीज को लेकर हम 8-10 दिन के अंतर्गत पूरी कंपाइल करके आपके सामने डिफाइन कर दूंगा कि इसको रेडी कहां से करना है, कैसे करना है। आइएगा आज की चर्चा कर लेते हैं हम ऐसे सेगमेंट पे जिसका नाम है यहाँ पे पॉलिटी के बारे में। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके सेगमेंट पे बात करते हैं, पॉलिटी के बारे में। देखिए अगर पॉलिटी के सिलेबस को देखा जाए, प्रीलिम्स सिलेबस को, तो यहाँ पॉलिटी का जो सिलेबस है वो 3 पार्टों में डिफाइन किया गया है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा। अगर यहाँ देखें पॉलिटी के सिलेबस में तो आप यहीं क्या क्या लिखा दिखेगा, ये 4th पॉइंट पे सिलेबस है, भारतीय राजनीति और शासन और संविधान। अब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग डिफाइन किया, इसका मतलब पॉलिटी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, सिंपल सी बात है। राजनीतिक व्यवस्था, पंचायत राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे इत्यादि, ये क्या है, इसका सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अंतर्गत हमें प्रीलिम्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ये पूरी कहानी जानने का प्रयास करेंगे। तो 3 पॉइंटों में हम पॉलिटी के सिलेबस को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 पॉइंट हैं, क्या ये सिलेबस का आधार है या सिलेबस के अंदर के की पॉइंट है? अब हमें इसे सब टॉपिक में कैसे तोड़ना है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस यानी शासन, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर संविधान, ये तीनों पार्ट अपने आप में अलग हैं। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। ऊपर से जो पंचायत राज व्यवस्था देखो, इसको इसने अलग लिखा है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्या ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन है। लेकिन उसको अलग लिखने का मतलब है इसको एक मुख्य भूमिका में रखा गया है कि यहाँ से तो भाई प्रश्न दूंगा ही दूंगा एवरी ईयर, इसको इग्नोर नहीं मानना है। यहाँ से पब्लिक इशू, जितनी भी सार्वजनिक जितनी पॉलिसी वगैरह होती हैं वो अलग लिखा है। जो राइट्स इश्यूज वगैरह हैं, जो अधिकार के मुद्दे हैं, उसको लिखा। लेकिन अब हम इसे समझते कैसे हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। सर हम पॉलिटी की स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाए कि प्रीलिम्स में जो आने वाले प्रश्न हैं आराम से टैकल कर लें। पहले पॉलिटी के भूमिका को जान लेते हैं कि इसका एग्जाम में रोल कितना है। अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, फिर मेंस की बात करेंगे, फिर इंटरलिंक बात करेंगे, आपके दिमाग में पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा। मैं सिक्योर कह सकता हूं कि आज तक आपने ध्यान रखना ऐसा सिलेबस को एनालाइज नहीं किया गया होगा, राइट। अगर हम चर्चा करें पॉलिटी के सिलेबस के बारे में, क्यों जरूरी है इसको समझना, सबसे पहली बात, अगर पॉलिटी को आप देखा जाए तो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है जानने का प्रयास करेंगे। पहला, द सिलेबस इज अ कंसाइज एंड फैक्चुअल। बहुत सारा सिलेबस जो है प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो इसमें इजी टू मॉडरेट प्रश्न आते हैं, हार्ड की तरफ देखा जाए प्रश्न नहीं आते। अगर बोला जाए कि सर बहुत हार्ड प्रश्न है, ऐसा कहना असंभव है। यहाँ पर इजी टू मॉडरेट प्रश्न होते हैं, जहाँ पे कंसाइज वे में कुछ फैक्चुअल और कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न दिए गए होते हैं, जहाँ पर साधारण भाषा में हम अपने आसपास के जो नीति निर्माता हैं उनको देखते रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, उनके संविधान की बात करते रहते हैं। तो कुछ हमारे आसपास जो अवेयर वाली चीज़ें होती हैं, जागरूक वाली चीज़ें होती हैं, उनसे भी प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां पर आप इतने प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ पिलर पे काम करना होता है। जैसे कुछ पिलर कोई लोग 4 से 5 पिलर इकट्ठे कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो ऐसे ही पॉलिटी एक ऐसा पिलर है कि हर किसी विद्यार्थी को रेडी करना ही पड़ता है, और वहां से अच्छे नंबर वो गेन भी कर सकता है, जहां पर प्रश्न निगेटिव होने की संभावना कम होती है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ फॉरवर्ड क्वेश्चन आर द आस्क, नॉट मच एनालिटिकल, यानी देखा जाए तो यहाँ विश्लेषण जो प्रश्न होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटी थ्रू रिवाइज, जितने भी अगर रिवाइज कर लेंगे तो यू कैन गोट मोस्ट ऑफ द जितने भी आंसर है राइट और रॉन्ग 100% एक्यूरेसी के साथ सही होने की संभावना रहती है। ये बेसिकली प्रश्न होते हैं, राइट। द क्वेश्चन आर द जनरली इजी टू मॉडरेट, यानी कहा जाए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं वो टफ नहीं होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, टफ की तरफ नहीं होते हैं। आइएगा सामान्यतः बात कर लेते हैं कि पॉलिटी की भूमिका क्या रहती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम 2023 के सापेक्ष में देखा जाए प्रीलिम्स को लेकर, तो प्रीलिम्स 2023 को देखें बेटा तो आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी। 100 क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन से कितना कितना किसका वेटेज रहा, ये जानने का आपके दिमाग में प्रयास बन रहा है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का वेटेज था यहाँ पे 17%,
यहाँ पे इन्वायरमेंटल का वेटेज था 17%। ये 17% को हम 17 क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि 100% में से 100 क्वेश्चन में से 17% निकालेंगे, 17 ही क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, राइट। एंड पॉलिटी की बात करेंगे तो लगभग 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे 15 क्वेश्चन है, उसके हिस्ट्री की बात करेंगे 13 क्वेश्चन है, इंटर आईआर की बात करें 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे साइंस की बात करेंगे 8 क्वेश्चन है, बाकी जितने अदर जो 4 क्वेश्चन। तो अगर हम वेटेज के आधार पर भी देख लें, यहाँ पे कहानी को अगर आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी, तो अगर वेटेज का एक ढांचा देखा जाए तो ये तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी आप इस बार देखें कि अगर हम वेटेज देखें तो थर्ड स्थान पर क्या बैठा हुआ है, इट मीन्स मतलब यहाँ पे पॉलिटी बैठा हुआ, तो इसको इग्नोर नहीं मानना है। लेकिन इसकी भूमिका अगर देखा जाए प्रश्नों के सापेक्ष में, तो आप इवेलुएट कर सकते हैं। 2011 में इससे 12 प्रश्न देखने को मिले थे, 2012 में प्रीलिम्स में 11 क्वेश्चन देखने को मिले, 2013 में आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिले। इस तरीके सीक्वेंस में अगर हम लोग जाएंगे तो 2019 में ये 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर इसके कंप्लीट डाटा को हम एनालाइज करें तो आपके दिमाग में यहाँ पे 23 से लेकर अगर देखा जाए 17 के बीच में मैंने यहाँ पे 4 से 5 सालों का डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। और पॉलिटी के सेगमेंट में अगर देखें तो देखो 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ 16 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, यहाँ 10 क्वेश्चन है, यहाँ 9 क्वेश्चन है। यानी 17 से लेकर अगर 23 के डाटा को देखा जाए तो सामान्यतः हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 10-12 प्रश्नों से लेकर 20 प्रश्नों के बीच में यहाँ पॉलिटी की भूमिका रहती है। इवन कहा जाए लगभग 15 से लेकर 20% की भूमिका पॉलिटी के क्वेश्चनों की रहती है। आइएगा इसको और व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपके दिमाग में पूरी फिल्म बन जाती है कि इसको हमें कैसे कैसे रेडी करना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। अब ये बताइएगा, अगर हम कट ऑफ की बात करें थोड़ी देर के लिए, अगर हम आपके सामने कट ऑफ को एनालाइज कर लेते हैं और उससे आपको लगेगा पता है कि हमारे एग्जाम में कितना कितना कट ऑफ जो है यहाँ पे जाने का प्रयास किया जाता है। अगर 2022 की कट ऑफ जारी की गई, 2023 की कट ऑफ जो है फाइनल रिजल्ट के बाद जारी की जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो 2022 में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो 88 मार्क्स रही है और एससी की 74। अगर 2021 की बात करें 87 एंड 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पे 92 और ये 98। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं लगभग बिलो 100 के बीच में रहना ही रहना है, यानी कह सकते हैं 100 के नीचे कट ऑफ रहती है। अब आपके दिमाग में एक बिल्कुल पिक्चर बन पा रही होगी, जब प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है, प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है लगभग 100 के नीचे रहना है नंबर, और जिसमें लगभग 17 से 18% जो वेटेज है, ध्यान रखना आप ये कह सकते हैं नंबर हटा रहे हैं, तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके एवरी ईयर अगर सही हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस 50 क्वेश्चनों में से जब 17 से 18% जो वेटेज है वो किसका है, पॉलिटी का है, तो आप बहुत मोहब्बत से कह सकते हैं सर 17% अगर इसी का है तो देखा जाए अकेले का 50 क्वेश्चनों में से 17 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर उसमें आप मान के चलें कि कंप्लीटली सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 13, 14, 15 क्वेश्चन करने की भूमिका में रहेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 से 25% क्वालिफाई करने की आपकी भूमिका आ जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, रणनीति क्या अपनानी है, पूरी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, कैसे आते हैं। पूरी फिल्म में आपके सामने दिखा रहा हूं कि पॉलिटी को रेडी कैसे करना, जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरी कहानी आपको मैंने टॉपिक वाइज आगे भी लिस्ट दी गई है, 2013 से 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक मैंने लिस्टिंग की है। अगर हम 2013 की बात करेंगे तो यहाँ लेजिस्लेचर से देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर यानी आप कह सकते हैं विधायिका और कार्यपालिका से, यहाँ से देखा जाए चाहे स्टेट की लेजिस्लेचर हो या सेंटर की लेजिस्लेचर हो, यानी विधायक कार्यपालिका, दोनों से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2014 में 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं मार सकते। अगर मिनिस्ट्री बॉडीज से बात करेंगे तो आपके दिमाग में बन पा रहा है कि यहाँ पे जितनी मिनिस्ट्री वहाँ पे 1 क्वेश्चन देखने को मिले। तो एक पैरामीटर्स आपके दिमाग में तय हो रहा होगा कि लोकल गवर्नमेंट से भी देखो 1 क्वेश्चन है, या 1 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअली तरीके से हम देखा जाए तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। आइएगा इसको आपस में इंटरलिंक करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों की भूमिका 2000 लेकर 18-19 से लेकर यहाँ आगे चल रही है। फिर आपके सामने पूरा प्रॉपर वे में आगे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। अगर 18 की हम लोग चर्चा करें तो आप देखने को मिल रहा होगा कि ये वो सेगमेंट है, वो टॉपिक के नेम है जहां से पॉलिटी में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से आया लोकसभा से, दूसरा क्वेश्चन रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से आया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के डिफरेंस से आया, एंड फोर्थ क्वेश्चन गवर्नमेंट एक्ट से आया 1935 के, पांचवा क्वेश्चन लोकसभा से है, छठा क्वेश्चन राज्यसभा से है, सातवां क्वेश्चन प्राइवेट इन इंडिया प्राइवेसी से है, राइट टू निजता के अधिकार से है,
और यहाँ पे 8वां क्वेश्चन 42 अमेंडमेंट के माध्यम से है, 9वां क्वेश्चन पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से है, 10वां क्वेश्चन चार्टर्ड एक्ट जो 2018 के 13 माध्यम से, 11वां क्वेश्चन इमरजेंसी के माध्यम से। यानी ये टॉपिक मैंने डिफाइन कर दिए जहाँ जहाँ से 18 में प्रश्न पूछने को देखने को मिले हैं। अगर इसी पॉइंट को हम 19 में देखा जाए तो आप देख पाते होंगे कि पहला क्वेश्चन 10 शेड्यूल से निकल के आ रहा है, जुडिशरी से निकल के आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रहा है। यानी आप अगर आपके दिमाग में एक पॉइंट निकल के आ रहा होगा राइट टू आर्टिकल 19 से, तो देखो जो ये निस्ता का अधिकार आर्टिकल 21 के बारे में बोल रहा था, राइट टू प्राइवेसी के बारे में आर्टिकल 21 के बारे में बोल रहा है, वही 2019 में क्वेश्चन 19 के बारे में बोल रहा है। यानी एक ऐसा सेगमेंट हमको कैप्चर करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा सेगमेंट है जो एवरी ईयर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को एक फ्लो में कन्वर्ट कर पाएंगे। हाई कोर्ट से प्रश्न है, प्रेम्बिल से प्रश्न है, लिस्ट ऑफ कमेटी से प्रश्न है। अगर इसी पॉइंट को अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट कमेटी से प्रश्न देखो यहाँ भी देखने को मिला है। तो आप खुद देखिएगा 18-19 में कितना अंतर है, एक साल का, लेकिन एक साल में टॉपिक वहीं से आ रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन मेन टॉपिक यहाँ वहीं से देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे 1935 से देखो 2 आर्टिकल चार्टर एक्ट से देखने को मिले हैं, अधिनियम से देखने को मिले हैं। इसी कहानी को अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इन लोगों ने क्या दिया, एआरसी रिपोर्ट से प्रश्न दे दिया। यानी ये भी एक प्रकार की रिपोर्ट है, ये भी एक प्रकार से नियम कानून है। तो यहाँ आपके दिमाग में यहाँ गवर्नर से प्रश्न देखने को मिले हैं, तो यहाँ किसी और से लोकसभा से राज्यसभा देखने को प्रश्न मिले हैं। तो यानी आपके दिमाग में एक प्रकार से ये कहा जाए कि एक फ्लो बन जाना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से कैसे कैसे आते हैं, समझाएंगे कैसे कैसे करने चाहिए। आइए 2020 की बात करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से देखने को कोर्ट मिले। देखो यही कहानी हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न मिला है, इंडियन जुडिशरी से प्रश्न मिला है, और यही इसका ढांचा जो है उसने डिक्लेरिफाई कर दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, बार काउंसलिंग क्या होती है। देख रहे हो ना, यानी टॉपिक वही, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज। तो हमें कुछ ऐसे टॉपिकों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मार्क करना पड़ेगा जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ से देखो प्रश्न देखने को मिला है, रिट से प्रश्न देखने को मिला है, जो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से प्रश्न देखने को, हाई कोर्ट से भी प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट से भी प्रश्न है, लेकिन यही कहानी क्या देखिएगा, रिट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ डिक्लेरिफाई कर दिया कि हाँ यहाँ प्रश्न कैसे आते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा। यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से प्रश्न है, अगर आप यहाँ ऊपर देखे जाओगे तो यहाँ पे आपने दिमाग में बन पा रहा होगा, यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से प्रश्न निकल के आ जाएगा। तो यहाँ सारे प्रश्न आपके दिमाग में पूछे गए हैं जो इंटरलिंक आपस में हो जाते हैं। जब तक हम चीजों को आपस में इंटरलिंक नहीं करेंगे तब तक मजा कैसे आएगा। देखो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से प्रश्न देखने को मिला 2020 में, लेकिन लोकसभा से प्रश्न यहाँ भी देखने को मिला है, देखने को मिल रहा होगा, ये लोकसभा से प्रश्न यहाँ भी मिला है। इससे क्या चल रहा है पता, इससे ये चल रहा है कि जब हम लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको पॉलिटिक्स सेगमेंट में देखा जाए जितने भी प्रश्न आ जाएं तो ये मान के चलें कि लगभग 80 से लेकर 90% तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, जहां पर पॉलिटी के प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। राइट, उससे क्या होगा कि सिलेबस के अनुकूल आप तैयारी कर पाओगे। अगर आप पॉलिटी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और आपके दिमाग में एक जहन में एक वर्ड है सर पॉलिटी को तो मुझे एक भी प्रश्न आ जाए तो सही करने की भूमिका में आप होने चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ये 3 रिसोर्स अवेलेबल हैं। तैयारी करने का ढांचा देखा जाए 3 ही स्टेप में होता है कि पहले आप बेसिक रेडी करें, बेसिक के बाद आप एडवांस रेडी करें, और एडवांस के बाद आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ये पार्ट करें। तो बेसिक के लिए आपके पास 3 एनसीईआरटी को आपको कवर करना है प्रीलिम्स एस्पेक्ट में देखा जाए तो पॉलिटी के लिए। यानी इट मींस मतलब पहली 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क सबसे इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है, वो भी ओल्ड वाली नहीं लेनी है, उसकी भी न्यू वाली लेनी है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है यहाँ पे न्यू वाली परचेज करनी है, और यहाँ पे क्लास 12 की ये 3 एनसीईआरटी आपको पॉलिटी के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेंगी, जो आपकी मेज पर टेबल पर पॉलिटी पढ़ते समय होनी भी चाहिए। अगर हम बात करें एडवांस के लिए, तो एडवांस के लिए सबको पता है कि गीता मानकर बाइबिल मानकर हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत को आप फॉलो करिएगा। उससे क्या होगा, कुछ जो आपने बेसिक कंसेप्ट यहाँ समझे होंगे उसमें कुछ एडवांस उसमें चीज़ों को आप एड ऑन भी कर पाएंगे। तो यहाँ से ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज की पेपर नंबर लक्ष्मीकांत की किताब आती है, इसको फॉलो कर लो। डायनेमिक पार्ट के लिए आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट का 2 पार्ट होता है, एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक डायनेमिक पार्ट होता है। स्टैटिक को आप यहाँ पे आप एनसीईआरटी से किताबों से रेडी कर पाएंगे, लेकिन डायनेमिक कहाँ से रेडी करेंगे, जो जितने अमेंडमेंट हो रहे हैं,
जो हमारे देश में इनिशिएटिव ले पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के माध्यम से, तो यहाँ उसके लिए आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, या पीआईबी रिपोर्ट है, पीआरएस की इंडिया की वेबसाइट है, या योजना है, कुरुक्षेत्र इंडिया ईयरबुक से, इन डायनेमिक तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि पॉलिटी आने वाले सेगमेंट से अच्छे प्रश्न कर पाएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें प्रीलिम्स की पॉलिटी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए बन जाता है। सबसे पहले अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी के सापेक्ष में, तो मान के चलें कि लगभग जो मैंने यहाँ टॉपिक लिखे हैं उसमें 99% टॉपिक वो हैं जहां पर ध्यान रखना प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। ये श्योर है, लिख लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ। तो ये टॉपिक है आपके सामने। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे है, इसके लिए आपको यहाँ पे 10 से 11 टॉपिक रेडी करने पड़ेंगे कि प्रेम्बिल क्या होती है, फीचर्स क्या है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये आपके सामने 10 टॉपिक हैं जो आपको रेडी करना है। यहाँ पे कहा जाए अब से लेकर लास्ट ईयर के पेपर में, अगर हम 10 साल का पेपर निकाल के देख लीजिएगा तो ये कह सकते हैं लगभग 150 प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। 150 प्रश्न का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रश्न आने ही आने हैं। लेकिन उसको डिफाइन मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक वो हैं जो आपको रेडी करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है। यानी यहाँ मैंने वो टॉपिकों को लिखा है जहाँ पे 99% जो टॉपिक हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष आते भी हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ईयर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट से ये आपको पढ़ना है। ऐसे ही आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये पढ़ना है। इमरजेंसी के बॉडीज, लोकल जो हमारे पास 2 बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, नॉन संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें ये संस्थाओं को विशेष ध्यान देना है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में आपको इनको ध्यान देना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया, वहाँ आपको मिल जाएगी। आराम से इसको नोट डाउन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपातकाल का प्रावधान है, वो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद मिसलेनियस जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। इट मीन्स मतलब जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स वगैरह हैं या सेंट्रल के स्टेट के जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं या रिसेंटली जो बिल वगैरह पास होते हैं, एक्ट वगैरह पास होते हैं, वहाँ से वो पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से करंट अफेयर से प्रश्न निकालता आता रहता है। तो कुछ ऐसे एरियाज मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिए हैं जो एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटी के लिए 3 तरह की रणनीति आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिसपे हमने GS1 में आज पॉलिटी की चर्चा करी। जहां पर हमें स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी का मतलब ये रहा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये रहा कि इसका सिलेबस क्या है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। उस सिलेबस में से क्या डिफाइन कर लिया कि हमें पढ़ना क्या है। साथ में हमारे पास देखा जाए लास्ट ईयर का जो वेटेज है वो कितना है, ये भी हम लोगों ने इसको जान लिया। तो अगर पॉलिटी का आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, जो मैंने टॉपिक बताया उन्हीं को रेडी करें। इसका वेटेज कितना है, क्यों रेडी करें, ये मैंने विस्तृत तरीके से चर्चा कर ली। तो इसके लिए जरूरी है कुछ विशेष बातों का दिमाग में रखना। 2023 के ट्रेंड को देख के आपकी जो आंखें हैं वो खुल पा रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि अब हमें तैयारी को 24, 24, 25, 26 जब भी हम लोग देंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो यहाँ से चीज़ें बहुत डायनेमिक तरीके से खतरनाक हो सकती हैं। पहले कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सब्जेक्ट को आधे अधूरे में ना छोड़ें। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं और पढ़ने के बाद हमने 2 दिन लक्ष्मीकांत को पढ़ा या 2 दिन एनसीईआरटी पढ़ा, फिर ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया, फिर हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें आनंद आता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने में। इसीलिए सबसे बड़ी गलती ये करता है कि यूपीएससी सिलेबस जो होता है, यूपीएससी विद्यार्थी कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ पाता। सबसे बड़ी गलती यही कर लेता है। तो पहले सबसे पहले आप कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करें, आधे अधूरे में ना छोड़ें। दूसरा ये है कि सब सब्जेक्ट इक्वल समझें, चाहे वो CSAT भी हो। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका पॉलिटी अच्छा है तो आपको बार बार पढ़ने को वही मन करेगा, लेकिन आपको हिस्ट्री भी पार्ट है, ज्योग्राफी भी पार्ट है जहां से प्रश्न आते हैं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, चाहे उससे प्रश्न कम आ रहे हैं, कहीं ज्यादा आ रहे हैं। ये हो सकता है कि आप उस पर ध्यान बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के अनुकूल दें कि यहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए इस पर अच्छा फोकस में करूंगा। आगे करंट अफेयर को ध्यान रखना, डेली बेस तैयार करें, क्योंकि उसको इंटरलिंक करना है। मान लीजिएगा, सपोज कर लीजिए, हम गलती यही करते हैं, हम डेली बेस करंट अफेयर को लिंक नहीं कर पाते। अखबार पढ़ लिया, बस नाम कर दिया, बस हम अखबार पढ़ने। उस अखबार को कैसे मूलभूत प्रॉब्लम्स के साथ, फैक्ट के साथ, कंसेप्ट के साथ, एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है, अगर ये तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी नहीं होंगी तो मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से फिर हाथ धोते रहेंगे, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
अगर नोट्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ी डिपेंड होता है कि हम नोट्स बाजार से खरीदते हैं या किसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। भाई सपना तुम्हारा है, ड्रीम अब आपका है, एम आपका है, पढ़ना तुमको है, नोट्स तुम्हें रिवाइज करने हैं, नोट्स बनाने तुम्हें हैं, तो भाई किसी और के नोट से काम नहीं चलेगा। नोट्स कंसाइज वे में मिनिमम फॉर्मेट में बनाइएगा। जो आपको याद नहीं होता उसको लिखो, जो याद होता है उसको नोट्स में लिखने की आदत नहीं होती है। लेकिन गलती हम यही करते हैं कि जो हमें पता होता है उसे बार बार लिखते हैं, देखिए मुझे पता है इसको लिख लूँ कभी फिर ना भूल जाऊँ। अरे वो तो पता ही है, उसे कहाँ से जा रहे हो भूल के ध्यान रखना। जो तुम्हारी है कहीं जा ही नहीं सकती, जो तुम्हारी है तुम उसे कितना ही रोक लो चली जाएगी, चला जाएगा देखिएगा। इसीलिए उसको दिमाग में रखना है, नोट्स अपने बनाए। रिवीजन का समय ना करना, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमने एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, हम ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ने से हमारा दिमाग जो रोबोट है उसने एक बार सब कुछ स्टोर कर, लेकिन नहीं भाई, यूपीएससी है भाई, यहाँ पर रिवीजन का ही खेल है, यहाँ प्रैक्टिस का ही खेल है। दुनिया पढ़ती है लक्ष्मीकांत भी, लेकिन लक्ष्मीकांत को दिमाग में कैसे स्टोर करना है, एनसीईआरटी को स्टोर कैसे करना, उसका एक ही रास्ता है, रिवीजन करना। और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो ध्यान रखना ये आपका जो सपना है वो सपना बन के रह जाएगा, कोई उस सपना को लेके चला जाएगा। राइट, यहाँ पे पीवाईक्यू का हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर पॉलिटी को तुम रेडी कर रहे हो तो मान के चले कि आपको 10 साल के लास्ट के पेपर उठाने ही पड़ेंगे। 10 साल के जब पेपर तुम उठाओगे तो मान के चले अगर 15 क्वेश्चन एवरी ईयर एवरेज मान ले तो 150 प्रश्नों का तुमने अभ्यास कर लिया। फिर 150 प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया, आपने ये भी जान लिया कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बार बार क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरलिंक होकर रिपीट होते हुए आ रहे हैं। वो टॉपिक वही है लेकिन दायरा चेंज हो रहा है पूछने का। इसलिए जरूरी होता है कि लास्ट के पेपर को गीता मानकर, बाइबल मानकर, गुरु ग्रंथ मानकर पढ़ना चाहिए, जो एग्जामिनर की फिलॉसफी को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी। पॉलिटी की यात्रा कैसी लगी? अगर आपको ये पॉलिटी की जर्नी अच्छी लगी तो एक बार दिल से कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रीलिम्स की ज्योग्राफी के बाद चर्चा करें, हिस्ट्री पे चर्चा करें, इकोनॉमी चर्चा करें, फिर उसके बाद मेंस के जीएस फर्स्ट पार्ट पे इंडिविजुअल सोसाइटी की अलग चर्चा करें, ज्योग्राफी की अलग चर्चा करें, हिस्ट्री की अलग चर्चा करें कि रेडी कहाँ से करें, सिलेबस क्या होता है, इंटरलिंक कैसे करें, अगर आप चाहते हैं तो दिल से कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जर्नी में हम लोग नेक्स्ट विषय की बात करेंगे और पर डे आपसे एक यहाँ पे वीडियो आती रहेगी जहाँ पर अपनी सिलेबस को आप एनालाइज कर सकते हैं और कंपाइल करके आपके ध्यान रखना ये चीज़ें मिल सकती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी आपके सामने एक प्रोग्राम चल रहा है यूपीएससी का जिसमें एसए राइटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अभी इसकी फीस क्या है, 600 रुपये रखी गई है, 30 जुलाई तक थी, अभी 31 जुलाई कर दी गई है, एक दिन के बढ़ा दिया गया है। जिसको एसए में पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मात्र एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके सामने स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर बहुत 150-200 सीट मैंने रखी गई हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में कैसे एग्जाम के लिए खुद को तैयार करें ये जरूरी होता है। जब युद्ध को तुम लड़ रहे होते हो तो हथियार तुम्हारे पास अवेलेबल है, लेकिन हथियार चलाने नहीं आते तो फायदा क्या होगा हथियार रखने का भी। इसलिए जरूरी है अपने आप को रेडी कैसे करें, अपने आप को कैसे पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करें, अपने व्यक्ति का निखार कैसे करें, इन सब चीज करने के लिए यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। आप इसमें मात्र मिनिमम फीस नहीं है, वो जीरो बैलेंस है, लेकिन फिर भी 51 रुपये इसलिए रखा गया है। 51 रुपये की फीस में अपने आप में यहाँ सर्वर कॉस्ट चली जाए, जो भी एप्लीकेशन का चार्ज है, बाकी जो जितनी भी टैक्सेस चार्ज वगैरह होते हैं वो चला जाएगा। तो यहाँ पे जीरो बैलेंस पे हम कुछ क्लासेस देंगे आपको, जहाँ पर आपने पर्सनैलिटी में इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी पॉलिटी की यात्रा एक बार कमेंट करिएगा। यदि आप सभी सिलेबस को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार अगर कमेंट करेंगे तो कल को हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से 8-9 दिन में पूरे सिलेबस को प्रीलिम्स मेंस को लेकर हम लोग कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।